हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द थर्ड पार्ट ऑफ लर्निंग थ्रू स्टोरीज। यहाँ पर पहले दो पार्ट निकल गए थे लेकिन दूसरा पार्ट निकल के नहीं आ पाया, काफ़ी लेट हो गया उसके अंदर। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ मैं भी बिजी रहा, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी इसके अंदर देखने को मिले थे, इस कारण से इश्यूज़ थोड़े बढ़ गए थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट के अंदर, और इजराइल का सेकेंड पार्ट के अंदर ये देखना है कि भाई 19th सेंचुरी के आसपास में चीज़ें क्या हुई थी। क्योंकि पिछली बार हमने जो देखा था उसमें तीनों रिलीजन के बारे में देखा था कि कैसे तीनों रिलीजन जो है वो इस एक एरिया यरूशलेम के अंदर जो टेंपल माउंट है उसके आसपास रिलेटेड है, और वो जगह तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है ना। तो ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये देखिए, ये ओरिजिनल फ़ोटो है आपके टेंपल माउंट की। ये आज का टेंपल माउंट है और इस तरह के एरिया में ये जो है दिखता है ना। ये टेंपल माउंट का पूरा एरिया जो है वो आज की डेट में तीनों ही धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर जो है वो पूरी पूजा कर सकते हैं। इसकी पूरी सिचुएशन थी। अब एक क्वेश्चन ये है कि सर 19th सेंचुरी से पहले क्या सिचुएशन थी, थोड़े से पहले क्या सिचुएशन थी, और बाद में क्या कहानी चली, है ना। तो ऑटोमन एम्पायर तक हमने देखा था कि भाई ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर जो है वो 16-17 सेंचुरी तक था, लेकिन उसके बाद में ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए थे, है ना। ब्रिटिशर्स के यहाँ पर आने के कारण से बेसिकली क्या देखने को मिलता है, थोड़ा इसका मैप देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से अंदाज़ा लगे। देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया है गाज़ा वेस्ट बैंक का। आप गौर करेंगे तो ये पूरा एरिया है, यहाँ पर इजराइल यहाँ पर है, ऊपर लेबनान है, इधर सीरिया है, इधर जॉर्डन है। अगर आप गौर करें ये जॉर्डन है, और इस तरफ जो है वो आपके पूरा का पूरा जो पार्ट है ये इजिप्ट का है यहाँ तक, है ना। तो ये पूरा का पूरा एरिया इस तरह से बटा हुआ है, और इनके बीच में ये जेरूशलम नाम का जो एरिया है ये एक छोटा एरिया है ना। ये जेरूशलम और ये पूरा का पूरा इजराइल है। अगर मैं आपको विद मैप पॉइंट करके बताऊं तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया है इजराइल और पैलेस्टीन का, है ना, जहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर अगर ये एरिया है और यरूशलेम यही है, तो ऐसे में ये सारे के सारे जो देश हैं क्या इनको दिक्कत है? इजिप्ट, सीरिया, क्योंकि ये सारे के सारे जो देश हैं वो मुस्लिम हैं, और बीच में अगर इजराइल बन जाएगा जो कि जूस देखो तो देश होगा, तो मुस्लिम, तो दिक्कत होगी, तो बिल्कुल होगी। यहाँ पर भी दिक्कत हुई थी। कैसे हुई थी दिक्कत, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं टेंपल माउंट पर, है ना। देखो यहाँ पर क्या होता है, गौर करें कि 1900 के आसपास में इस समय ब्रिटिशर्स का यहाँ पर कंट्रोल था, और पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि जो जूस लोग हैं वो लगातार ब्रिटिशर से डिमांड कर रहे थे कि आपका ये जो एरिया है, आपके पास में बहुत सारे जो है वो पूरा का पूरा जो जेरूशलेम का एरिया आपके कंट्रोल में है, तो क्यों ना आप ये एरिया हमें दे दें, और हमारा वास्तव में और दुनिया में कहीं घर नहीं है, हमारा एक ही घर हो सकता है और वो इजराइल है, इसलिए वो जगह आप हमें दे दें, ठीक है ना। ऐसा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुहार लगाई, और एक बहुत बड़ा चुनाव का मुद्दा भी बन चुका था यूके के अंदर। ऐसा क्या देखने को मिलता है कि यूके में भी एक बात उठने लगी कि भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब ख़त्म हो, तो उस समय जो है बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाए, तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के साथ में जो है वो ये जो पूरा का पूरा एरिया है उसके अंदर इन जूस लोगों को ये एरिया प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि जूस हमें हेल्प करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। ऐसा क्या देखने को मिलता है कि जूस यहाँ पर हेल्प करते हैं, और इसके बदले में जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी है, ये जो है ये यहाँ पर एक पैक्ट साइन करते हैं, और ये एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, और ये जो है इनका नाम बॉलफोर्ड है, इसलिए उसका नाम बॉलफोर्ड एग्रीमेंट है, ठीक है ना। तो ये जो एग्रीमेंट बना, इसके तहत ये कहा गया कि भाई ठीक है, हम लोग एक्सेप्ट करते, ये है वो लेटर जिसके हिसाब से वो बात कही गई थी। तो इस लेटर के तहत ये चीज़ बताई गई कि भाई किस तरह से जो है वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो हम लोग आपको दे रहे हैं, और इस पूरे एरिया के अंदर इजराइल में सिर्फ आप ही रह सकते हैं, है ना। आपको रहने के लिए दे रहे हैं, आप जाकर के वहाँ पर रह सकते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया आपका है। सारे जितने भी ज्यूज़ हैं उन सबको ये बात बोली गई। जैसे ही ये बात बोली गई उसके बाद में काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जो है वो माइग्रेट होना शुरू करते हैं। अगर आप गौर करें तो प्री ब्रिटिश मैंडेट 1917 से पहले जो बोलफोर्ड एग्रीमेंट हुआ, उससे पहले जो है सिचुएशन ये थी, यहाँ पर इतने मुस्लिम्स थे, पैलेस्टीनियंस थे, और जूस बहुत लिमिटेड थे, बहुत लिमिटेड एरियाज़ में जूस रहते थे। बाकी लगभग पूरे एरिया में जो है वो पैलेस्टीनियन लोग ही रहते थे और कोई भी नहीं रहता था, ठीक है ना। इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर ये सिचुएशन चलती थी। लेकिन बाद में क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जैसे ही बॉलफोर्ड एग्रीमेंट हुआ, सर बॉलफोर्ड जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने जैसे ही बातचीत करी और उसके बाद में एग्रीमेंट लेकर के आए ब्रिटिशर्स कि भाई इस एरिया के अंदर
राज हमारा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये ऐलान करते हैं कि यहाँ पर अब सारे जो जूस है दुनिया भर के वो यहाँ आकर के रह सकते हैं, है ना। तो बॉलफोर्ड के कारण से यहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ें होने लगी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसी चीज़ से रिलेटेड जो है वो है बैटल ऑफ हाइफा का। बैटल ऑफ हाइफा आपको जान करके हैरानी होगी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या चीज़ देखने को मिला था कि जर्मनी ने, टर्की ने जो है बेसिकली यहाँ पर इसराइल के ऊपर कैप्चर कर लिया था, और ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ के कुछ इलाकों को छुड़वा नहीं पा रहे थे। वहाँ पर वो आकर के बैठ चुके हैं। अब उससे फ्री कैसे हुआ जाए, तो उसके लिए क्या चीज़ देखने को मिली कि बैटल ऑफ हाइफा के तहत इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को ये बात कही गई कि आप जो है हेल्प कीजिए और आप जो है वो इनको छुड़वा दें तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसा जोधपुर की, मैसूर की और हैदराबाद की जो सेनाएं हैं वो उनके प्रिंस के साथ में, उनके राजाओं के साथ में बेसिकली वहाँ पहुँचती हैं। वहाँ पहुँच करके सबसे आगे जोधपुर की सेना रखी जाती है, उसके बाद में जो है पीछे हैदराबाद और लास्ट में मैसूर को रखा जाता है कि अगर ज़्यादा लड़ाई हुई तो फिर इनको जाना पड़ेगा, वरना जो है इन दो को जो है आगे से आगे चलना है। ये बहुत मुश्किल काम था क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो भाले के साथ में थे, नॉर्मल वेपन्स के साथ में थे, और उनकी तरफ जो थे उनके पास में जो है बंदूकें थी। तो हमारा जीतना लगभग आप कह सकते हो कि ना के बराबर संभव था, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद भी बैटल ऑफ हाइफा के अंदर जो है वो पहले यूँ सोचा कि भाई जोधपुर पहले जाएगा, वो मर जाएगा तो उसके बाद में हैदराबाद को भेजेंगे, फिर आगे ये भेजेंगे, और सब मर नहीं गए। लेकिन हुआ ये कि जोधपुर जो है उसने अकेले ही वहाँ जाकर के और पूरे के पूरे बैटल ऑफ हाइफा के अंदर सारे के सारे लोगों को मार ही नहीं दिया सिर्फ कि, बल्कि पूरा का पूरा इजराइल के जितने भी एरियाज कंट्रोल में नहीं थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस चीज़ को कॉमेमोरेट करने के लिए जो है बेसिकली कई बार ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो है वो इंडियन प्रिंसेस और इंडियन राजाओं को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे अवार्ड्स प्रोवाइड करे। और 2018 के अंदर यहाँ पर जब 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे 1917-18 के अंदर, तो उसके अंदर यहाँ पर जो है वो जोधपुर जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो है उनको यहाँ पर इजराइल ने, यहाँ पर इजरायली एम्बेसी ने ये बात कही कि भाई आप लोग कुछ एक लोगों को इंडिया के वहाँ पर भेजिए ताकि हम लोग बैटल ऑफ हाइफा जो है उसका यहाँ पर 100 ईयर मना सके और उन लोगों को हम लोग सम्मानित कर सके जिन्होंने वास्तव में हमारे लिए बलिदानी दी। इस चीज़ के बेस के ऊपर यहाँ पर इन्होंने ये डाक टिकट जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी स्टैम्प जो है बेसिकली ये भी इन्होंने जारी किया 2018 के अंदर कि किस तरह से बैटल ऑफ हाइफा के अंदर इंडियन सोल्जर्स होने के कारण से हम लोगों ने यहाँ पर ये काम किया। ये है प्रताप सिंह जो कि जोधपुर के राजा थे और इनके कारण से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी, है ना। तो बैटल ऑफ हाइफा इसलिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़े प्राउड की चीज़ कही जाती। तो हम लोग हमारे मेन स्टोरी पर आते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि 1918, 20, 25 के आसपास में एक तरफ तो ये चीज़ देखने को मिल रही थी जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जितने भी ज्यूज़ थे वो लगातार बॉलफोर्ड डिक्लेरेशन के बाद में लगातार इजराइल की तरफ जा रहे हैं। इजराइल के अंदर नंबर ऑफ़ ज्यूज़ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ये चीज़ देखने को मिल रही है कि 1919 से लेकर के 29 के बीच में लगभग 1 लाख लोग जो है वो इजराइल पहुँच रहे हैं। ज्यूज़ 1 लाख लोग इजराइल पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आगे ये चीज़ देखने को मिली कि इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर एक चीज़ का और इफेक्ट हुआ, और वो है नाज़ी जर्मनी। नाज़ी जर्मनी में आपने सबने पढ़ा होगा कि जो एडोल्फ हिटलर थे उनकी सोच सीधी सी ये थी कि जितने भी ज्यूज़ दिखे उन सबको मार दो। और कॉन्सेंट्रेटेड कैंप्स की हमने बात पहले करी थी, है ना। तो इन कॉन्सेंट्रेटेड कैंप्स के कारण से जिस बुरी तरीके से उनको मारा जाने लगा था, तो उन सबके दिमाग में क्लियर था कि भाई हम लोग यहाँ पर रह नहीं सकते, यूरोप में हमारा रहना बदतर से बदतर होता जाएगा। और जिस तरह से नाज़ी जर्मनी बाकी एरियाज़ को जीत रही है, बाकी कंट्रीज़ को जीत रही है, तो हो सकता है कि हम सब मर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि लगातार पॉपुलेशन का मूवमेंट होने लगता है इजराइल की तरफ, और इसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। देखो गौर करें, यूएस इमिग्रेशन पैलेस्टीन के अंदर जिस हिसाब से बढ़ा है, तो जिस इंक्रीज में देखने को मिल रहा है आपको 1 लाख से 2 लाख से 3 लाख 4 लाख की तरफ जिस स्पीड से बढ़ रहा है, तो ज़्यादा जो इंक्रीज है वो 1930 के बाद में और 35 के बाद में देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला, उसका रीज़न मैंने आपको जैसे बताया कि इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही थी कि लगातार लोग भरते जा रहे थे। अब दूसरी तरफ ये भी चीज़ सोचिए कि इतना सा एरिया बेचारा जहाँ पर मुस्लिम सारे रह रहे हैं, और इसके अंदर लगातार जो है वो ज्यूज़ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते पहले 1 लाख आए, फिर 1.5 लाख आए, 2 लाख आए, 4 लाख हो गए, और छोटे से एरिया के अंदर है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने बहुत बड़ा एरिया है इसराइल का, ऐसा भी नहीं है, हम छोटा सा बेचारा देश है, उसके अंदर लोग भरते जा रहे। तो यहाँ जो मुस्लिम्स रहते थे ओरिजिनली, उनको ये लगने लगा कि भाई आप लोग हमें बेवजह फंसा रहे हो। जैसे आज की डेट में इंडिया में आसाम के अंदर ये चीज़ लगती है, या फिर जो वेस्ट बंगाल के अंदर या फिर झारखंड के अंदर ये चीज़ लगती है कि क्यों बांग्लादेशी लोग हमारे यहाँ एंटर करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो कम पड़ रही है, उनके साथ हमें शेयर करनी पड़ रही। तो ऐसा क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर अरब आप कह सकते हो कि रिवोल्ट होना शुरू हुआ, और ये जितने मुस्लिम लोग हैं उन सब ने विरोध किया कि ये क्या तरीका हुआ।
ऐसे आप थोड़ी भर सकते हो कि बॉलफोर डिक्लेरेशन हो गया उसके बाद में सबको भरे जा रहे हो। और इस बेस के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को मारने की यहाँ पर कोशिश देखने को मिली। मुस्लिम जितने मुस्लिम्स थे पैलेस्टीनियन, उन्होंने ब्रिटिशर्स को मारने की यहाँ पर कोशिश करी। और एज सच ब्रिटिशर्स जो है उनको अब ये चीज़ समझ में आई कि जितना ईजी हम इस मुद्दे को समझ रहे थे, ये उतना ही खतरनाक बनता जा रहा है। ये मुद्दा इतना खतरनाक बन चुका था कि एक तरफ अगर वो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को खुश करने की कोशिश करते थे, जो कि यहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर उस समय चल रहे थे, तो ऐसे में क्या होता कि ज्यूज़ नाराज़ हो जाते थे, जो कि यूरोप के अंदर सब जगह है और अमेरिका में सब जगह है। और अगर आप इसकी जगह पर जो है वो मुस्लिम्स को खुश करने की कोशिश करते थे, मुस्लिम को खुश करते थे तो वो नाराज़ हो जाते थे, और दूसरी तरफ अगर आप ज्यूज़ को खुश करते थे तो मुस्लिम नाराज़ हो जाते थे। तो इन सब चीज़ों के कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका था मामला। और यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिली कि एक बार दोनों के बीच में बातचीत कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो सुलह भी नहीं हुई। यहाँ तक कि वहाँ पर दंगे हो गए, और इतने खतरनाक दंगे हुए कि कैंप डेविड नाम की एक होटल थी, बेसिकली होटल डेविड कहते थे उसको, वो इजराइल के अंदर थी। और उसके बेसमेंट के अंदर जो ब्रिटिशर्स वहाँ पूरे तकरीबन 90 ऑफिसर लेवल के ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिश सरकार के पार्लियामेंट के जो बड़े जो माने जाते थे ऑफिसर्स, वो वहाँ पर थे कैंप डेविड के अंदर, जहाँ से पूरा का पूरा राज्य चलता था पैलेस्टीनियन का। वो पूरे के पूरे एरिया में ब्लास्ट कर दिया गया। एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर जो है वो सारे के सारे 90 लोग मर गए। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री में ये सबसे खतरनाक ब्लास्ट था। और ये ब्लास्ट ज्यूज़ ने किया था, ये बताने के लिए आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप मुस्लिम्स की तरफ जा रहे हो, जबकि मुस्लिम्स को ये लगता था कि ये हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब यूएस के बाद अब ये यूके की ये बात समझ में आ गई थी अंग्रेज़ों के कि भाई हम लोग अब यहाँ पर ज़्यादा टिकेंगे तो हमारी मुश्किलें बढ़ेगी। ऐसा क्या होता है कि 1947-48 आते आते जो है वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो दे दिया जाता है यूएन को कि भाई यूएन जाने, यूएन का काम जाने, यूएन के अंदर जो काम होगा देखा जाएगा। अब यूएन डिसाइड करेगा कि यहाँ पर मुस्लिम्स रहेंगे कि यहाँ पर ज्यूज़ रहेंगे या कौन रहेगा, है ना। तो ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि एक रेजोल्यूशन 181 लाया जाता है। और रेजोल्यूशन 181 ये कहता है कि भाई इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर जो है 2 देश बनाए जाएंगे, एक का नाम होगा इजराइल, एक का नाम होगा पैलेस्टीन, है ना। अभी आज की डेट में गौर करें, 1947 तक कोई भी देश यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं है, ना पैलेस्टीन रिकग्नाइज्ड है ना इजराइल रिकग्नाइज्ड है ना। तो दोनों में से दोनों ही नए देश बनेंगे और दोनों को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे गौर करें कि ये जो प्रस्ताव लाया गया था, ये जो रेजोल्यूशन लाया गया था, ये यूएस लेकर के आया था इजराइल के साथ मिलकर के। तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, इसके अंदर बेसिकली ऐसी चीज़ थी जहाँ पर सारा का सारा जो एरिया था उसके अंदर मेजरली पार्ट जो है वो ज्यूज़ को दिया जा रहा था और मुस्लिम्स को बहुत छोटा पार्ट दिया जा रहा था, है ना। तो इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर जैसे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि पूरा का पूरा जो एरिया है उसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ज्यूज़ को दिया जा रहा है। 55% स्टेट का उनको दिया जा रहा था, जबकि 45% अरब को दिया जा रहा था, जबकि पॉपुलेशन उल्टी थी। पॉपुलेशन यहाँ पे अरब्स की ज़्यादा थी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम तो इस तरह की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये कहकर के वहाँ पे फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई, है ना। और ये लड़ाइयाँ शुरू होती है, और यहाँ पर ये चीज़ गौर करें कि ये जो चीज़ हुई उसको इंडिया ने भी विरोध किया। इंडिया ने कहा कि भाई जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से चीज़ें बांटी जाए। तो इंडिया ने भी इस मैप का विरोध किया था, जहाँ पर आप जो है वो मेजॉरिटी जो जगह है वो ज्यूज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकी जगह जो है वो किसी और को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के कारण से यहाँ पर काफ़ी विरोध हुआ। और यहाँ पर जैसे ही ये चीज़ लेकर के आई गई यूएन के अंदर, तो इसराइल ने हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया, और एज सच इसराइल नाम का एक देश बन गया। इसराइल ने एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली इसराइल में यहाँ जिसको कह रहा हूँ वो ज्यूज़ लोग हैं, है ना। इसराइल तो 1948 में बना, लेकिन ज्यूज़ लोग पहले अपने आप को इसराइल के रूप में दिखाते थे, है ना। तो इसलिए मैं इसराइल बोल रहा हूँ। 1947 से पहले इसराइल नाम का कोई देश नहीं था, लेकिन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते ही यहाँ पर इसराइल नाम का देश तो बन गया। लेकिन हुआ क्या कि पैलेस्टीन नाम का देश नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उन लोगों ने ये मैप ही एक्सेप्ट नहीं किया, उनका ये रेजोल्यूशन ही बेकार है। जैसे ही इसराइल नाम का देश बना, हाथों हाथ यूएस ने और बाकी आसपास जितने देश थे उन सब ने एक्सेप्ट कर लिया इसराइल नाम का देश है। उन्होंने अपनी एक मान्यता दे दी इसको कि भाई ऐसा एक देश है। लेकिन जैसे ही ये देश बना, अब गौर करें, आपको अगर याद हो तो हमने देखा था कि इसराइल के पड़ोसी जितने भी हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, और वो ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरह का देश, जूस देश हमारे बीच में हो। तो ऐसा क्या देखने को मिलता है कि जो जूस हैं इनके अगेंस्ट में यहाँ पर जितने मुस्लिम देश थे उन सब ने एक साथ अटैक कर दिया। चाहे इधर का इजिप्ट हो, चाहे ऊपर का लेबनान हो, चाहे इस तरफ जॉर्डन हो, सब ने साथ में अटैक कर दिया। ये एक पहला देश था जो कि पैदा होते ही, बनते ही एक अटैक को जो है वो देखता है। हालांकि ऐसा इंडिया के साथ भी हुआ है। 1947 जब हम लोग पहली बार आज़ाद हुए तब पहला हमारा वॉर पाकिस्तान के साथ 47 में हुआ, कश्मीर के लिए,
है ना। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली, जहाँ पर जो है वो हर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है। आगे क्या चीज़ देखने को मिलती है, गौर करें कि इस तरह से जैसे यरूशलेम की हमने बात करी थी, यरूशलेम तो वो भी इस तरह से चला था जहाँ पर जो है जो टेरिटरीज थी उसको इसी हिसाब से इसको बांटा गया कि भाई ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो आर्मस्टिक एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा और दोनों का ही कंट्रोल इसके ऊपर होगा। लेकिन सीधी सी बात, जैसे हम लोगों ने देखा कि दोनों ने ही इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आगे जो चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे पैलेस्टीनियन लोग हैं उनसे लड़ाई हुई 1948 के अंदर, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, आप देखो हो क्या रहा है, यूएस लगातार सपोर्ट कर रहा है और यूएस के सपोर्ट के कारण इस पूरे पूरे एरिया के अंदर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है इजराइल का। इजराइल के पास वेपन भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ गौर करें कि इन वेपन्स वगैरह होने के कारण से पैलेस्टीन के पास कुछ नहीं है और इसलिए वो लगातार इस पूरे एरिया के अंदर जो मुस्लिम्स यहाँ पे मेजॉरिटी में थे वो लगातार माइनॉरिटी में बनते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं और दूसरी तरफ इजरायली और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और पैलेस्टीन नाम का देश भी नहीं बना है जबकि इजराइल बन चुका है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है, गौर करें कि इन सब चीज़ों के कारण से यहाँ पर एक और नया मुद्दा निकल करके आता है, वो होता है स्वीज कैनाल का, है ना। स्वीज कैनाल के मुद्दे में क्या होता है, तो इसमें गौर करें, स्वीज कैनाल बेसिकली ये एरिया है। स्वीज कैनाल एक ऐसी कैनाल है जो कि इस पूरे एरिया से निकलती है और वो इतनी ज़रूरी है बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, इवन इंडिया के लिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं हो तो पूरे अफ्रीका को आपको घूम के जाना पड़ेगा। अगर मैं जैसे यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये है स्वीज कैनाल, ओके। अगर ये ना हो तो आपको कहाँ से जाना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर इंडिया है तो इंडिया को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा अफ्रीका घूम करके और फिर जाना पड़ेगा, है ना। तो ये एक आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करता है यूरोप जाने का, जो सीधा यहीं से पूरा का पूरा जो रास्ता है वो इस पूरे एरिया से निकल जाता है। ये यहाँ तक तो नेचुरल है और इसके आगे का जो पार्ट है उसको बना रखा है ना, ये कैनाल बना रखी है, उसको स्वीज कैनाल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो स्वीज कैनाल है इसके ऊपर पूरी लड़ाई हुई थी, जहाँ पर ये देखने को मिला कि इजिप्ट के कंट्रोल में था पहले पूरा का पूरा स्वीज कैनाल, क्योंकि यहाँ पर भी इजिप्ट है, यहाँ भी इजिप्ट है और ये है इजराइल का पार्ट, है ना। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, गौर करें कि इन सब चीज़ों के कारण से, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया इजिप्ट के कंट्रोल में है, पूरा का पूरा एरिया इजिप्ट के कंट्रोल में है स्वीज कैनाल वाला, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इजिप्ट एक मुस्लिम देश, आसपास सारे मुस्लिम देश, तो ये मुस्लिम देश कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और अगर इन मुस्लिम देशों ने, सपोज़ कीजिए कि सऊदी अरेबिया ने ये जो पूरा पार्ट है इसको रोक दिया और यहाँ पर स्वीज कैनाल को जो है वो इजिप्ट ने रोक दिया, तो ऐसे में सारा का सारा जो बिज़नेस है इजराइल का वो तो रुक जाएगा। तो इजराइल इस चिंता में ही था और उसके साथ में उसकी चिंता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि अब्दुल नसीर नाम के जो है बेसिकली एक इजिप्ट के, आप कह सकते हो, डिक्टेटर आए और उन्होंने यहाँ पर क्या किया, ये है पर्सन, ये काफ़ी फेमस हुए इस पीरियड में। इन्होंने क्या किया, जॉर्डन के साथ में बात करी, ये डिक्टेटर थे वहाँ के और काफ़ी फेमस डिक्टेटर थे। एक तो डिक्टेटर होता है जिसको लोग पसंद नहीं करते, इनको बहुत पसंद किया लोगों ने, और ये इजराइल के भयंकर विरोधी थे। और ऐसा क्या होता है कि ये जो पर्सन थे, इन्होंने यहाँ पर जो है वो चीज़ों को चेंज करना शुरू किया और इन्होंने कहा कि मैं पूरा का पूरा एरिया जो है वो आपसे लेकर के रहूँगा। और ऐसा क्या हुआ कि पहले इस पूरी की पूरी कैनाल के ऊपर जो कंट्रोल था इजिप्ट का एरिया, इसके बावजूद भी यहाँ पर फ्रांस और यूके का कंट्रोल था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, 1956 के अंदर एक वॉर डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं तो ये पूरा एरिया लेकर रहूँगा, ये पूरा एरिया मेरा है। इसके बाद में वापस देखने को मिलता है कि यही सेम चीज़ 1967 में होती है, अटैक किया जाता है और यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि भाई इस पूरे एरिया को मेरा ही है। और ऐसा इजिप्ट पूरी की पूरी स्विस कैनाल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर गौर करें, इजिप्ट की इस लड़ाई के अंदर एक बड़ा हमला और एक बड़ा अस्तित्व को बचाने की जो लड़ाई है वो इजराइल की है, क्योंकि इजराइल का पूरा ट्रेड ये रोक देंगे। सेकेंडली क्या हो रहा है कि इजराइल से पहले से ही ये सब गुस्सा है ना। तो ऐसा क्या होता है 1967 में, ये जितने भी देश हैं, जितने भी आसपास देश हैं, वो सारे के सारे अपने पूरे वेपन्स के साथ में अटैक कर देते हैं इजराइल के ऊपर। 6 डे वॉर कहलाता है वो। ये वॉर कैसे, आप सोच के देखिए कि एक साथ सबने हमला कर दिया छोटे से देश इजराइल के ऊपर, तो सीधी सी बात है इजराइल हारना चाहिए था, लेकिन हुआ एग्जैक्टली उल्टा। 6 दिन के अंदर इजराइल ने इन सबको हरा दिया। ये वॉर आज भी एक मिस्ट्री है कि भाई कैसे इजराइल ये जीत पाया, वरना ये जीतना संभव नहीं था, क्योंकि बाकी जो देश थे उनके पास में पैसा भी था, सब दूसरी चीज़ें थी और ऐसा उनका जीतना नामुमकिन जैसा था, फिर भी वो जीत गए, है ना। ऐसा क्या देखने को मिलता है कि इन सब चीज़ों के होने के बाद में 1967 की बुरी हार के बाद में, यहाँ तक कि 1967 में ये जो पार्ट था, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को भी यहाँ पर एक्वायर कर लिया था इजराइल ने कि भाई तुम बहुत बोलता है, तू बहुत आगे कर रहा है, तो मैं ये पार्ट भी ले लूँगा। तो ऐसा क्या हुआ, इस पूरे एरिया को यहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन बाद में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि इंटरनेशनल प्रेशर के कारण से इस जगह को वापस छोड़ दिया गया और इजराइल को, इजिप्ट को दे दिया गया था।
इस टाइम पीरियड के बाद में आसपास के देशों ने इंटरफेयर करना लगभग कम कर दिया और बंद कर दिया इस पूरे इलाके के अंदर कि भाई हम खुद की तो जान बचाएं। अब यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, जो थोड़े बहुत मुस्लिम्स हैं, अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग जीवन जिए कैसे, हम क्या करें कि हमें एक अलग देश मिल जाए। ऐसा क्या होता है, जब ये चीज़ें नहीं चल पाती है तब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने की भी कोशिश की जाती है। तो इसलिए पीएलओ का भी बना, पीएलओ बना फिर वहाँ पर 1964 के अंदर पीपल लिबरेशन, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी वहाँ पर बनाया गया कि वो एक इस तरह की चीज़ें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करेगा ये सब काम करने के लिए। लेकिन देखने को ये मिलता है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी इजराइल ने चलने नहीं दिया। जैसे म्यूनिच का ओलंपिक हुआ 1972-73 में, म्यूनिच के ओलंपिक के अंदर उनके जो एथलीट्स थे उनको बुरी तरीके से मार दिया गया। जितने भी इजराइल के एथलीट्स थे इन सब को बुरी तरीके से मार दिया था म्यूनिच के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ, इजराइल ने इसका बदला लिया, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट जो मैंने आपको बताया था, जो ज्यूज़ का ओल्ड टेस्टामेंट है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ, यानी कि आँख के बदले में आँख ली जाएगी और दांत के बदले में दांत लिया जाएगा। तो वो जो 20 लोगों को मारा था आपने म्यूनिच के ओलंपिक के अंदर, ज्यूज़ को मारा था, इजराइल उसका बदला लेगा। ऐसा इजराइल ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड शुरू किया। अगले 20 सालों के अंदर उससे रिलेटेड जितने भी लोग थे, उस मर्डर से रिलेटेड जितने भी लोग थे पूरी दुनिया में, घुस घुस के उस देशों के अंदर उन लोगों को मारा। यहाँ तक कि ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि ऐसे ऐसे देश जहाँ पर इजराइल की पहुँच नहीं मानी जाती थी, वहाँ वो लोग जाकर के छुपे, वहाँ पहुँच करके उन्होंने उनको मारा, है ना। इसके अलावा हम लोग 1977-76 के अंदर जो आपके ऑपरेशन हमने देखा था, जिसके अंदर फ्लाइट को यहाँ पर जो है वो पकड़ लिया था, तो वो चीज़ हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में देखी थी। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है कि पीएलओ को ये समझ में आ जाता है कि भाई हम लोग इतने ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करेंगे उससे फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि ये जो एक्टिविटी है इसको यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाती है ना, और ये एक्टिविटी रोक करके और ये एक पीसफुल बात करने की कोशिश करते हैं ओस्लो अकॉर्ड के अंदर 1991, 92, 93 के तहत। दोनों एक दूसरे को सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि भाई ठीक है, ये पैलेस्टीनियंस हैं, ये इजराइल है, और हम लोग इनको एक इतना पार्ट जो है वो इजराइल को दे देंगे, इतना पार्ट पैलेस्टीनियन ले लेंगे, शांति से हम लोग रहेंगे। ऐसा अकॉर्ड होने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही पता नहीं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर इस पूरे एरिया के अंदर वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है और ये पूरा का पूरा अकॉर्ड जो है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है और वापस से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी इसका कारण बताया जाता है कि 1987 के अंदर जो हमास नाम का ग्रुप बना, देखो ये 2 ग्रुप्स बने, है ना, 2 ग्रुप्स इसके अंदर बने। इजराइल ने ये पार्ट एक्वायर कर लिए, हमने देख लिया था, ओके। सो 2 ग्रुप्स बने, एक बना पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 के अंदर, और दूसरा जो बना जब ये शांत हो गया था तब इसको जगाने के लिए वापस जो है बेसिकली 1987 के अंदर हमास बना। और हमास चाहता था कि भाई आप लोग क्या शांति की बातें कर रहे हो, इनसे शांति नहीं होती, क्योंकि एक ताकतवर और एक कमज़ोर के बीच में कभी शांति की बात नहीं हो सकती, वो 2 बराबर वाले लोगों के बीच में हो सकती है, और ये हमेशा हमें दबाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमास ने ये काम किया था, ये बात यहाँ पर कही जाती है। इसके बाद में लगातार उस समय से लेकर के और इवन 2000 के आसपास भी कोशिश की गई कि भाई शांति बनाए रखे, हर तरह की शांति हो, 2 अलग देश बना दिए जाएं, लेकिन वो चीज़ भी आज तक संभव नहीं हो पाई है। और फिर रिसेंटली जो है यहाँ पर अटैक हुआ है, जिसका जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको देखेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये 1993-95 के ओस्लो अकॉर्ड्स की सारी चीज़ें, जिसके अंदर ये चीज़ डिसाइड की गई कि कैसे कैसे यहाँ पर डिवीज़न होगा और कहाँ कहाँ पर मुस्लिम्स रहेंगे, कहाँ कहाँ पर ज्यूज़ रहेंगे। इस एरिया के अंदर मुस्लिम्स, बाकी एरियाज़ में ज्यूज़। इस तरह से यहाँ पर ओस्लो अकॉर्ड काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। तो उसके बाद में 16-17 ईयर्स, यानी कि 2000 के बाद की जो ईयर्स हैं, उसमें किस तरह से उन लोगों ने ये सारी चीज़ों को समझा, भुगता, और आज भी जिस गरीबी में वो जा रहे हैं उसका सारा का सारा सिचुएशन यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये पार्ट था हमारा इजराइल और पैलेस्टीन के सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लोग आज की जो लड़ाई है उसको देखेंगे, और कैसे इजराइल का ईरान के साथ में और बाकी देशों के साथ में, लेबनान के साथ में क्या रिलेशन चल रहा है, हिजबुल्लाह का क्या चल रहा है, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।